नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जीएस क्लासेस में। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास की क्लास ली है पिछली। आज की ये चौथी क्लास है जिसमें हम बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है, उसके दुश्मन नंदवंश के बारे में पढ़ा है, चाणक्य के बारे में भी पढ़ा है, सिकंदर, अजातशत्रु, बिंबिसार के बारे में पढ़ लिया है। तो हर्यक वंश का था एक बिंबिसार था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश का था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बिंदुसार और इसके बाद पढ़ेंगे बिंदुसार के बाद अशोक। बिंदुसार का कोई ज़्यादा खास इतिहास नहीं है, लेकिन जितना भी है हम उसको पढ़े ले रहे हैं। एक ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था और एक हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात, जिसको कोई भी घात न पहुंचा सके, इसलिए इसका नाम था अमित्रघात। अब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था और अपने अंत समय में कर्नाटक चला गया था। संलेखना विधि से उसने अपने प्राण त्यागे थे। तो बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को मानता था। अब जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको कंपेयर करके पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था, इसी प्रकार से सीरिया के नरेश एंड्रियोकस ने, आप देख सकते हैं, सीरिया के नरेश एंड्रियोकस ने भेजा था डायमेकस को। मेगास्थनीज की जगह ले लिया डायमेकस ने। यह भी एक राजदूत था, एम्बेसडर था। तो आप देख सकते हैं बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का एक दूत आया था, सीरिया नरेश ने भेजा था। अब जब सीरिया का जब दूत आ गया तो बिंदुसार ने डायमेकस से पूछा कि आपके देश में क्या क्या फेमस है। तो उसने कहा कि मीठी शराब फेमस है, अंजीर फेमस है और दार्शनिक भी बहुत ही योग्य दार्शनिक थे। बिंदुसार ने कहा कि ये तीनों चीज़ हमारे दरबार में प्रस्तुत करो। तो सीरिया नरेश ने मीठी शराब को भेज दिया, अंजीर को भी उसने भेज दिया, लेकिन दार्शनिक को देने से मना कर दिया। कहा कि हम दार्शनिक एक शिक्षक होते हैं और शिक्षकों का व्यापार हम नहीं करते, इसलिए मीठी शराब और अंजीर को भेज दिया गया। दार्शनिक को बिंदुसार के दरबार में नहीं भेजा गया। अब एक मिस्र का राजदूत भी आया था। एक सीरिया का राजदूत आया था डायमेकस, मिस्र का राजदूत आया था डायमेसियस। नाम दोनों के डा से शुरू हो रहा है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरिया नरेश वाला है, मिस्र का राजदूत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आजीवक संप्रदाय को मानता था बिंदुसार। इसके दरबार में सीरिया नरेश एंड्रियोकस ने डायमेकस नाम के राजदूत को भेजा था। मीठी शराब इसने सीरिया से मंगवाई थी, अंजीर को भी इसने सीरिया से मंगवाया था। सीरिया ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। इसी के दरबार में मिस्र का राजदूत डायमेकस आया था। अब बिंदुसार के दो पुत्र थे, लीगल दो पुत्र थे, एक था सुशील और एक था अशोक। इसमें अशोक ही आगे चलकर चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक बना। अब बिंदुसार के ही काल में कश्मीर में विद्रोह हो गया। जिस वक्त बिंदुसार राजा था, सम्राट था, उसी वक्त कश्मीर में विद्रोह शुरू हो गया। तो इसने सुशीन को भेजा। सुशीन को कहा कि जाओ कश्मीर में जाकर विद्रोह शांत करो। सुशीन गया और हार कर चला आया, शांत नहीं कर पाया। इसके बाद बिंदुसार ने सम्राट अशोक को भेजा। सम्राट अशोक को भेजा। सम्राट अशोक उस वक्त अवंती का राजा हुआ करता था, क्योंकि जितने भी टेरिटरीज थे सबके गवर्नर जो है राजकुमार हुआ करते थे। तो अशोक जो है अवंती का राजा हुआ करता था, राज्यपाल, राज्यपाल जिसे कहते हैं। तो अशोक को भेजा गया। अशोक गया कश्मीर में, इसने ऐसा शांत किया कि दोबारा कभी कश्मीर में विद्रोह शुरू ही नहीं हुआ। विद्रोह करने लायक ही वहाँ पर कोई नहीं बचा। इस प्रकार से उसने कश्मीर को शांत कर दिया और वहाँ पर एक नगर की स्थापना करी, नाम रखा श्रीनगर। कश्मीर में विद्रोह को शांत किया, नाम रखा श्रीनगर, जिसको आप अभी देख रहे होंगे श्रीनगर। पाकिस्तान हल्ला काटता है, श्रीनगर हमारा है, तो वहीं पर उस नगर की स्थापना हमारे भारत के सम्राट अशोक ने करी थी। अब इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हम कैसे मान लें कि वहाँ का अशोक ने वहाँ का विद्रोह को दबाया था और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी? हमने स्वयं तो देखा नहीं था। तो इस बात की जानकारी मिलती है हमको राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी पुस्तक है एक प्रकार की और इसके लेखक हैं कल्हण।
कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है और इसी में कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। इसी बात से हमको पता चलता है कि कश्मीर में विद्रोह शुरू हुआ था, सुसेन को भेजा गया था, वह असफल रहा था, और अशोक को भेजा गया था, अशोक ने सबको काट कूट के रद्द कर दिया था, कोई विद्रोह करने लायक ही वहाँ पर नहीं बचा था। अब यहाँ पर साबित हो जाता है कि अशोक एक योग्य राजा बनने के गुण थे उसके अंदर। तो यहीं पर बिंदुसार ने कोई खास कार्य नहीं किया था, जितना किया था हमने आपको बता दिया है। अब शुरू करते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अशोक ने बहुत कारनामे किए, बहुत ही ज़्यादा कार्य किया है, विकास भी बहुत किया है। तो अब देख लेते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और 298 ईसा पूर्व में, मतलब इससे लगभग 6 साल बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। अब राज्याभिषेक इसका, चक्रवर्ती अशोक सम्राट का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। आप देख सकते हैं चक्रवर्ती अशोक सम्राट का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, जन्म 304 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों यह डेट एकदम याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, एकदम एनसीईआरटी की ली हुई डेट है ये। तो 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार कलिंग पर आक्रमण किया कि 1.5 लाख लोगों को तो उसने बंदी बना लिया और लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। बौद्ध और ब्राह्मण लोग बहुत ही दुखी हुए इस युद्ध को देखकर, जिसको, और वहाँ पर इतनी लाशों को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया, बिल्कुल से हृदय परिवर्तित हो गया इसका। आप देख सकते हैं पहले इसने कश्मीर को शांत किया, बहुत ही बेरहमी से कश्मीर को शांत किया, और उसके बाद इसने उड़ीसा में जाकर, उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं कलिंग को, तो कलिंग को इसने शांत किया और कलिंग के युद्ध को देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसने प्रतिज्ञा कर ली कि यह कभी अब हथियार नहीं उठाएगा या कभी भी युद्ध नहीं करेगा। लेकिन इसका खौफ इतना ज़्यादा था कि जब तक यह जीवित था किसी ने मगध की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हृदय परिवर्तन हो गया। अब इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हृदय परिवर्तन हुआ तो बौद्ध धर्म, क्योंकि अहिंसा का धर्म बोलते हैं बौद्ध धर्म को, तो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब इसने अपनाया क्यों बौद्ध धर्म को? क्योंकि अशोक सम्राट का एक भतीजा था निग्रोध, वह बहुत ही एकदम शांत रहता था, अहिंसावादी था। तो अशोक ने पूछा कि तुम इतना शांत क्यों रहते हो? तो निग्रोध ने बताया कि जो है हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए निग्रोध से इसने बहुत ही प्रभावित हो गया था। सम्राट अशोक अपने भतीजे निग्रोध से बहुत ही प्रभावित हो गया था, इसलिए इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। आप दोनों बात को नोट कर लीजिएगा, प्रेरणा निग्रोध से मिली थी और शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से इतना अधिक प्रभावित हो गया था कि इसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री समित्रा को, एक पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी समित्रा, इसको श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था, इसने अपने पुत्र महेंद्र अथवा पुत्री समित्रा को श्रीलंका भेज दिया था प्रचार के लिए। और वहाँ पर इनके प्रचार का फल यह मिला कि श्रीलंका के सिंहली वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अभी आप सुनते होंगे सिंहली वंश श्रीलंका में, तो उन सिंहली वंशों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया महेंद्र और समित्रा के प्रवचन से प्रभावित होकर। अब इसी प्रकार से अब सम्राट अशोक चूँकि पूरे भारत का राजा था, बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा मिला इस धर्म में, इस युग में, तो इसने बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति करवाई। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने करवाई थी, दूसरी बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के कालाशोक ने करवाई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति आपके सम्राट अशोक ने करवाई थी। अशोक ने अपने कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं। इन बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है अशोक के बारे में? अशोक के बारे में ढेर सारा इतिहास क्यों पढ़ने को मिलता है? क्योंकि अशोक ने अपने जितने भी कार्य किए सबको शिलालेखों पर लिखवा दिया, अभिलेख लिखवा दिया सबके। और इसने
यह बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए इसने लोकल भाषा में, स्थानीय जो भाषा रहती थी उसी में इसने अपने शिलालेख लिखवाए थे। इसने अपने शिलालेख 4 भाषाओं में लिखवाए थे, 4 लिपियों में। एक लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी, जो कि भारत और नेपाल में थी। ब्राह्मी लिपि भारत और नेपाल में थी। खरोष्ठी लिपि दोस्तों यह पाकिस्तान में थी, क्योंकि पाकिस्तान अभी 1947 में न बना है। 1947 पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था यह चीज़, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में सेल्यूकस ने दिया था। अरमाइड लिपि यह अफ़गानिस्तान में लिपि मिली है। अफ़गानिस्तान में अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अरमाइड लिपि में लिखे हुए हैं, और ग्रीक लिपि में भी लिखे हुए हैं। और ख़ास तौर से ग्रीक लिपि जो है आपके तुर्की में मिली है। जो ग्रीक साइड जाएंगे तुर्की में, अशोक का सबसे दूर अभिलेख ग्रीक में मिला है, जो वर्तमान में तुर्की है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, तीसरा है अरमाइड लिपि, चौथा है ग्रीक लिपि। अब इसके दिमाग में यह कैसे आया कि हम जो है अपने अभिलेख को लिखवा सकते, तो पहले इसके चंद्रगुप्त मौर्य भी लिखवा सकते थे, बिंबिसार भी लिखवा सकते थे, परंतु उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। सम्राट अशोक को कैसे पता चला, तो यह जो है हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से यह प्रभावित हो गया था। हखमनी वंश ईरान का शासक हुआ करते थे, तो हखमनी वंश के शासक से यह प्रभावित हो गया था, और उन्हीं से प्रभावित होकर इसने भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा को शुरुआत किया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पत्थरों पर अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भारत में किसने किया? अशोक ने किया था। किससे प्रेरणा लेकर? हखमनी वंश से। अब आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। इस सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया किससे प्रेरणा लेकर? अपने भतीजे निग्रोध से। सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाया किससे प्रेरणा लेकर? हखमनी वंश के शासकों से। डेरियस प्रथम था। दोस्तों अशोक का सबसे दूर अभिलेख कहाँ पर मिला है? ग्रीक में। अशोक का सबसे दूर अभिलेख ग्रीक में मिला है, वर्तमान में तुर्की। अब उस साइड ग्रीक लिपि ही लिखी जाती थी। जैसे भारत में हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, वैसे ही एक पहले ब्राह्मी लिपि होती थी जो कि भारत में लिखी जाती थी। पाकिस्तान वाले एरिया में लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। अफ़गानिस्तान के एरिया में जो है अरमाइड लिपि और ग्रीक लिपि लिखी जाती थी, और उससे भी दूर तुर्की साइड में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीक लिपि लिखी जाती थी। तो दोस्तों अभी अब अशोक का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला पार्ट हम कल लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे पिछली वीडियोज़ की, आप जाकर देख लीजिएगा। अभी अशोक का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधे से ज़्यादा अशोक का टॉपिक बचा हुआ है, जिसे हम अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।